आज हम हमारे बाकी के रिमेनिंग डिविजनल चार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो डिविजनल चार्ट का टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। अब जो बाकी है उसमें एक है होरा कुंडली, जिसको बोलते हैं D2। होरा चार्ट इज द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द सेकंड हाउस। जैसे हम हर एक हाउस का डिटेल में देखते हैं पोस्टमार्टम, उसी तरीके से सेकंड हाउस का हमको D2 बताता है। Hora chart is the magnified view of second house and is used to see the wealth of a person. Second house से हम wealth देखते हैं। This means all happiness, problem, gains, loss due to wealth. It also indicates the nature of speech and eating habit of a person. Second house में दो तीन important चीज है, overall family, wealth, food habit and speech. तो speech के related and wealth के related ये चार्ट हमें बहुत help करता है। There are many methods through which we can prepare Hora chart, but for detailed analysis of wealth, देखिए एक तो स्पीच तो फिर भी ठीक ठाक है, मेन वेल्थ के रिलेटेड हमें जरूरत पड़ती है। तो वेल्थ के रिलेटेड जो हमें चार्ट हेल्प करता है वो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है D2 अय्यर होरा चार्ट। होरा चार्ट बनाने की 4-5 अलग अलग पद्धति है। आप इसमें भी आपके सॉफ्टवेयर में भी देखोगे, एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो परिवृत्ति दिव्या होरा लिखा है, तो ये है। उसके नीचे देखो दूसरा एक होरा लिखा है, बराबर है, वो है समसप्तका होरा। फिर देखो ये काशीनाथ होरा, सोमनाथ होरा। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग अलग अपना रिसर्च करके अलग अलग पद्धति बनाई है होरा चार्ट के लिए। बट वेल्थ के रिलेटेड एंड स्पीच के रिलेटेड हमें जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, हेल्पफुल है, वो ये वाला है D2 अय्यर परिवृत्ति दिव्या द्वया होरा। बाजू में वेल्थ लिखा हुआ आ रहा है, तो वेल्थ के रिलेटेड हम ये चार्ट को यूज करेंगे। दिस चार्ट इज वेरी एक्यूरेट एंड वेरी मच यूजफुल। अब फर्स्ट हाउस जैसे हमें पता है हर एक डिविजनल चार्ट का फर्स्ट हाउस उसका फाउंडेशन है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ D2 चार्ट। इट शोज वेदर अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन और इंक्लाइंड इन जनरेटिंग और accumulating wealth or not. If benefic planet are sitting or aspect the lagna, then person is very much interested or inclined to generate or accumulate wealth. If malefic planet aspect or placed in the lagna, then person is not inclined for generating or accumulating wealth. He will not take much effort to generate wealth. बहुत लोगों को पैसा कमाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो कैसे होता है, वो कैसे पता चलता है? या वेल्थ जनरेट करने में कि ठीक ठाक है, गाड़ी चल रही है बराबर है, बट वेल्थ जनरेट करनी है, ह्यूज अमाउंट का पैसा जनरेट करना है या एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो हमें D2 के लग्न से पता चलेगा। लग्न लॉर्ड ऑफ D1। लग्न लॉर्ड शोज द रीजन। अगर इंटरेस्ट है तो बात खत्म हो गई। इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों इंटरेस्ट नहीं है वो हमें कौन बताएगा? लग्न लॉर्ड ऑफ द D2 चार्ट। अब लग्न लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति को क्या है? डोमेस्टिक कंफर्ट चाहिए, घर पे बैठना है, खा पी के मजा करना है, वेल्थ की कुछ पड़ी नहीं है। इस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। अगर 5th हाउस में बैठा है तो एंटरटेनमेंट में, मौज शौक में इंटरेस्ट ज्यादा है, वेल्थ के पीछे कम है, बच्चों के पीछे ज्यादा है। 5th हाउस वेल्थ का है, 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है और बच्चों का है, तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। उस तरीके से इसका जो प्राइम हाउस है वो कौन सा है? D2 का सेकंड हाउस जो है वो है प्राइम हाउस। इट इज द प्राइम हाउस और द कंसर्न हाउस ऑफ D2 चार्ट। इनकम अर्न्ड एंड अक्यूमुलेटेड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, बैंक बैलेंस, गोल्ड, ज्वेलरी, कैश एटसेट्रा। इफ सेकंड हाउस इज इन गुड कंडीशन देन द पर्सन विल हैव गुड बैंक बैलेंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ। खाली बैंक बैलेंस अच्छा होगा ऐसा नहीं, बाकी भी वेल्थ उनके पास अच्छी होगी। अगर सेकेंड हाउस अच्छी कंडीशन में होगा तो कंडीशन देखना तो हमें पता है, अब कैसे देखते हैं? ही और शी विल बी एबल टू अक्यूमुलेट वेल्थ विथ द सेल्फ एफर्ट्स। खुद मेहनत करके वेल्थ जनरेट कर सकता है व्यक्ति। अब सेकेंड हाउस प्राइम हाउस है और एक चीज बताता है जो है व्यक्ति की स्पीच को दिखाता है। द सेकेंड हाउस ऑल्सो शोज द स्पीच ऑफ अ पर्सन। अब सेकेंड हाउस में सन बैठा हो, सेकेंड हाउस को सन देख रहा हो, या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड सन खुद हो और दूसरा कोई प्लैनेट बैठा ना हो या देख ना रहा हो, तो सन का पावर बढ़ गया। अब जब सन का पावर सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? उसकी लैंग्वेज रूड हो जाएगी। रूड लैंग्वेज, इगोइस्टिक लैंग्वेज, ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज। मैं बोला वो करना है, मैंने बोला ना करो तो करो,
तो रूड, इगोइस्टिक या फिर ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज हो जाती है व्यक्ति की। अगर मून बैठा है तो इमोशनल स्पीच हो जाएगी, सेंसिटिव स्पीच हो जाएगी, बोलते बोलते कई बार रोने लगता है। ये सारा सेकंड हाउस से कनेक्टेड है अगर मून है तो। अगर मार्स है तो एग्रेसिव, मोटिवेटिंग एंड डोमिनेटिंग स्पीच। मर्क्यूरी अगर सेकंड हाउस से कनेक्टेड है स्ट्रांगली तो बुद्धि का यूज करके व्यक्ति बोलेगा एंड विल हैव वेरी मतलब ही और शी विल बी वेरी टॉकेटिव, बहुत बातें करेगा। अगर मर्क्यूरी सेकंड हाउस में बैठा है या उसका लॉर्ड है या उसको देख रहा है। जुपिटर सात्विक लैंग्वेज, धार्मिक लैंग्वेज, स्पीच भी अच्छी होगी। एंड ऐसा व्यक्ति, देखो बहुत लोगों को आदत होती है जय जिनेंद्र, जय श्री राम, ये सब बोलते रहते बात बात में, कोई बात की शुरुआत करने में, घर से निकलने में, तो वो ये लोग होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जुपिटर का सेकंड हाउस से। सात्विक स्पीच या तो धार्मिक स्पीच, और विल ऑलवेज से जय राम, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण एक्सेट्रा। वीनस कॉमेडी, ग्लैमरस या फिर स्वीट टॉकर, बहुत मीठा बोलते हैं। जब से शुक्र कनेक्शन में आ जाता है सेकंड हाउस से, ऐसे लोग बहुत मीठे होते हैं बोलने में, मीठा मीठा बोल बोल के सब काम निकाल लेते हैं। सैटर्न जब आएगा तो टॉन्ट वाली स्पीच होगी, टॉन्ट मारने की आदत बहुत होगी, बीच बीच में बार बार बोलेगा कम, विल स्पीक लेस और ऑन वेरी फ्यू ओकेजन, बहुत कम बोलेगा। अननेसेसरी टॉक उसको पसंद नहीं होगा, और जब बोलेगा तो टॉन्टिंग लैंग्वेज में बोलेगा। ये सैटर्न। राहु डबल मीनिंग, एब्यूजिंग, डबल मीनिंग वाला स्पीच, एब्यूजिंग स्पीच एंड स्पीच। और ऐसे व्यक्ति की स्पीच कैसे होती है? स्पीच विल क्रिएट वन टाइप ऑफ इल्यूजन। ऐसे व्यक्तियों को वो ये जब बोलता है ना तो उसके 2-3 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, आपको इल्यूजन में आप आ जाते हो। ये बोल रहा है, इसको समझने का क्या मुझे, ये समझू कि वो समझू। दूसरा इल्यूजन का प्रकार, मतलब वो इस तरीके से बात को प्रेजेंट करेगा कि बेनिफिट हो रहा होगा फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, लेकिन आपको दिखाई देगा 1 करोड़ का। इस तरीके से वो इल्यूजन क्रिएट करता है। दूसरा सेकंड हाउस में राहु कनेक्टेड होता है तो ये भी ध्यान में रखना, उनको स्मोकिंग की आदत, बहुत स्पीच से कनेक्टेड नहीं है बट बता रहा हूं जनरल, स्मोकिंग बहुत करते हैं या फिर नॉनवेज बहुत खाते हैं। केतु मिस्टीरियस लैंग्वेज, क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आएगा, क्या बोल रहा है। वुड नॉट लाइक टू स्पीक, ऐसा ये भी व्यक्ति को बोलना बहुत कम पसंद होगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा ज्यादा। एंड नॉट बी इंटरेस्टेड इन टॉक, वही हो गया, बात बोलने में या बातचीत करने में उसको इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। और काफी बार ये लोग बोलते हैं ना तो हमको समझ में क्या बोल रहा है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात नहीं करेगा, ऐसी कुछ बात करेगा उनको लगता है क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जब कोई एक इंडिविजुअल प्लैनेट का ही असर है तो 2-3 प्लैनेट देख रहे हैं, बैठे हैं, एस्पेक्ट है, तो फिर पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। थर्ड हाउस, एफर्ट्स ऑफ द पर्सन ही नीड्स टू टेक टू अक्यूमुलेट वेल्थ। अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो बहुत है एफर्ट्स लेना पड़ेगा, अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो वेल्थ के लिए कम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इजीली वेल्थ उसको मिल जाएगी। फोर्थ हाउस, सुख स्थान ऑफ वेल्थ। Whatever wealth a person will have, whether he or she will be able to enjoy it or not. व्यक्ति को वेल्थ से मानसिक शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यक्ति को वेल्थ का सुख है या नहीं है, वो फोर्थ हाउस की कंडीशन से पता चलेगा। इफ फोर्थ हाउस इज इन गुड कंडीशन देन पर्सन विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पास, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसको मानसिक शांति है, वो उसको सेटिस्फाइड है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, अपने पैसे को जो चाहे वहां पर खर्च कर सकता है, चीजों को यूज कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरा ऐसा है जिसके पास 5 करोड़ 10 करोड़ है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते, या फिर ऐसा उसका मेंटल कंडीशन ऐसा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए की लालच में जो है वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता है, वो सुख को भुगत नहीं पाता है। तो वेल्थ होना और उसका सुख होना, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें कैसे पता चलेगा? फोर्थ हाउस से पता चलेगा। मेलेफिक इन्फ्लुएंस ऑन द फोर्थ हाउस, नो मेंटल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस फ्रॉम वेल्थ। बेनिफिक इन्फ्लुएंस, मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस फ्रॉम वेल्थ। फिफ्थ हाउस, सपोर्ट और हेल्प ऑफ पूर्व पुण्य इन वेल्थ जनरेशन एंड एक्यूमुलेशन। Sixth house, challenges that one might have to face while wealth generation or accumulation. Seventh house, support or help of a partner
in wealth generation. 8th house, loss of wealth, problem and hurdles, obstacle in wealth generation or accumulation. Unearned money, 8th house unearned money का भी है and 8th house inherited wealth का भी है. 9th house, support or help of bhagya or luck in wealth generation. 10th house, karma that one need to perform for wealth generation. 11th house, gains and wish fulfillment in the matter of wealth. 12th house, loss of wealth, expenditure, investment, wealth from foreign country or from unknown place or far away from the birthplace or home place. Dasha plays very important role in wealth generation and accumulation. Whenever 6, 8, 12th house of D2 chart operates in Dasha Antardasha, person feels or suffers challenges, losses, expenditure in one or the other way. हालांकि ये D2 की बात हो रही है, यहाँ पर हम MD को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, AD एंड PD को देंगे, बट दशा अंतरदशा मैंने लिखा है. ये चीज एप्लीकेबल तो होगा जब दशा अंतरदशा आई मीन महादशा आएगी, जब D1 में हम देखेंगे, महादशा D1 में से देखते हैं, वहां पर अगर 6, 8, 12 हो रहा है तो वहां पर भी ओवरऑल लॉस होगा उसको, व्यक्ति को. ये पर्टिकुलरली वेल्थ की मैटर में. दशा ऑफ एन एनिमी प्लैनेट प्लेस्ड in 6th, 8th or 12th house or aspect the 12th house, I mean 6th, 8th or 12th house on, फिर से बोलता हूं, दशा ऑफ द एनिमी प्लैनेट. ये लॉजिक जो हमने पकड़ा है कि 6, 8 और 12th में अगर एनिमी प्लैनेट बैठे हैं और उसकी दशा आती है तो प्रॉब्लम कम होंगे वेल्थ जनरेशन में, ये लॉजिक है उसका. और अगर फ्रेंडली प्लैनेट बैठे हैं और अगर उसकी दशा आती है तो 6, 8, 12 एक्टिव हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा. एनिमी क्या करेगा, घर को खराब करता है, तो नेगेटिव घर का खराब होना अच्छी बात है, अपना फंडामेंटल रूल स्टार्टिंग वाला. तो दशा ऑफ एनी प्लैनेट प्लेस्ड इन दीज हाउसेज यानी कि 6, 8, 12 और aspect of the enemy planet on 6, 8, 12 houses will reduce the problem and friendly planet will increase the problem. Whenever 2 and 11 house of D2 chart operates in dasha, it gives lot of wealth to the person. दशा रिजल्ट में चेंज एज पर कैप, यानी कैप पता है, कैप कंजंक्शन एस्पेक्ट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, कुछ लोग पैक बोलते हैं, कुछ लोग कैप बोलते हैं, बट है वही प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के हिसाब से दशा के रिजल्ट में फर्क पड़ेगा. तो ये हो गया D2 के बारे में. अब सिंपल खाली एक चार्ट देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये इवेंट नहीं है, ओवरऑल आपकी जिंदगी का क्या वेल्थ का पोजीशन है वो रहेगा. तो अब यहां पर ये मैंने मेरा कुंडली ओपन किया है, उसमें सबसे पहले वेल्थ जनरेशन की ये व्यक्ति को इच्छा है कि नहीं पहले वो देखो. चलो लगन से देखेंगे, लगन के ऊपर क्या आ रहा है, घर तो खाली है, जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट, सैटर्न मैलेफिक प्लैनेट. कुछ हद तक इच्छा है, कुछ हद तक इच्छा नहीं है. आई बात समझ में. और हाउस लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो जाकर बैठा है 8th हाउस में. अब इसका क्या मीनिंग निकालोगे, जिधर तक इच्छा है वो तो ठीक है, इच्छा नहीं है क्योंकि जुपिटर भी है, एक बेनिफिक एक मैलेफिक है, तो जो पोर्शन में इच्छा नहीं है उसका क्या निकालोगे, 8th हाउस में बैठा है. इनहेरिटेंस. लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो ये व्यक्ति का क्या है, 50-50 है. पैसा जनरेट करना भी है मेहनत करके, और काफी टाइम ऐसा भी सोचेगा नहीं भी करना है तो वो टाइम पे इनहेरिटेंस से मिल जाए, ऐसी इच्छा होती है. पैसा तो चाहिए लेकिन जो पार्ट में नहीं चाहिए वो इनहेरिटेंस से चाहिए. क्योंकि 8th हाउस में बैठा है लगन लॉर्ड. लगन लॉर्ड क्या बताता है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है. तो ये इधर ऐसा कंप्लीट नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, इसको तो इंटरेस्ट है, वो सब है, सब है. हाँ, बट मान लो किसी का लग्न लॉर्ड ये कुछ ना हो और डायरेक्ट लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है और लगन में मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो लगन में मैलेफिक प्लैनेट होने से क्या होता है, इच्छा ही नहीं है. और रीजन क्या, 8th हाउस. 8th हाउस मतलब क्या, दूसरों का पैसा मिल जाए, दूसरों का पैसा ले लेना है, इनहेरिटेंस में मिलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, दूसरों का मिल जाए, इनहेरिटेंस मिल जाए. मेहनत नहीं करनी. हाँ ऐसे नहीं, मेहनत तो हम 3rd हाउस से देखेंगे एफर्ट्स, बट इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है उसको जनरेट करने का. और रीजन क्या, दूसरों का आ जाएगा ना, या दूसरों का आना चाहिए, आएगा कि नहीं वो तो दशा के ऊपर डिपेंड है.
बट दूसरों को आना चाहिए या इनहेरिटेंस आना चाहिए। मुझे खुद को जनरेट करने में इंटरेस्ट नहीं है या एक्यूमुलेशन करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा। अब स्पीच फाउंडेशन हो गया। अब सेकंड हाउस जो कि प्राइम हाउस है, प्राइम हाउस को पहले स्पीच के एंगल से एनालाइज करो। सेकंड हाउस में कोई बैठा है? नहीं बैठा है, बराबर है। बट सेकंड हाउस के ऊपर किसी की दृष्टि है? किसकी है? वीनस, मार्स और सन। जितने टाइम से आप मुझे जानते हो, तीनों तीन क्वालिटी है। मैं तो जानती वीनस है, स्वीट टॉकर, अच्छे से बात भी कर सकता है ये व्यक्ति। मंगल है, डोमिनेटिंग बात करना भी आता है, मोटिवेशनल बात भी, किसी को मोटिवेशनल लेक्चर दे दे तो खतरनाक मोटिवेशन कर सकता हूं, और मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर दिए हुए हैं। कौन मैडम कर रही थी તમારી સ્પીચ એક સારી લખી હતી। અરે હા, એ રફ પેજ પડ્યું તું ને તો તમારી સ્પીચ હતી એવું હતું બધું વાત નાખું હતા। મસ્ત। अच्छा, ओके। तो मीठा बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बोल सकता हूं। मंगल है, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत मैंने लेक्चर भी दिए हैं मोटिवेशनल स्पीकर करके, जब मैं इंश्योरेंस फील्ड में था तब खास करके। और एग्रेसिव लैंग्वेज, एंड साथ में सन है तो ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज। बट कौन सी चीज को कहाँ यूज करना वो बराबर से दिमाग चला के मैं करता हूँ, आता है बराबर से आता है। भगवान की मेहरबानी है, अच्छे से आता है कहाँ जिधर जो जरूरत है। किधर क्लियर बोलना है मैं स्पष्ट बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिधर लगता है कि इधर स्पष्ट बोलने का कुछ मतलब नहीं है, मीठा बोल के बात निकाल लो, काम खत्म करो, तो शुक्र का यूज करता हूँ। अच्छा, ये तीनों में पावरफुल कौन है बताओ? सॉरी लगभग लोड है। ये तीनों में पावरफुल, आप गलत नहीं हो, बट ये तीनों में शब्द सुनो, ये तीनों में पावरफुल। वीनस क्यों? मीन में उच्च का वीनस है, मीन में है, उच्च का है, और उच्च का वीनस देख रहा है सेकंड हाउस में। तो ज्यादातर करके ये व्यक्ति मीठा बोल के शांति से अपना काम निकाल लेगा। बट जरूरत पड़ी तो मंगल को भी पिक्चर में लेकर आएगा, सूर्य को भी लेकर आएगा, जिसको लाना है लेकर आएगा। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप जो इंश्योरेंस में तो खास करके, अभी इसमें हमारे ये फील्ड में मोटिवेशन जैसा कुछ खास करना होता नहीं है मुझे। इंश्योरेंस में मोटिवेशनल स्पीच बहुत रहती है, तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, भगवान की मेहरबानी, सरस्वती माता की कृपा। बट ये तीनों क्वालिटी मैच हो रही है इन शॉर्ट यहाँ पे। तो ये हो गया। अब राहु केतु बैठे हैं, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। वेल्थ जनरेशन की जितनी भी इच्छा है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैलेफिक प्लैनेट थर्ड हाउस में आ गए, ऊपर से मंगल का दृष्टि भी आ गया, समझ में आया? तो तीनों तीन मैलेफिक है, तो इजीली मिलने वाला नहीं है। जितना भी जनरेट करना है हार्डवर्क और स्ट्रगल से करना पड़ेगा, इजीली मिलने वाला नहीं है। फोर्थ हाउस, जो भी वेल्थ जनरेट करेगा उसका सुख मिलेगा क्या? तो क्या बोलता है देखो, अभी फोर्थ हाउस कोई बैठा तो है नहीं, शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि है। दूसरा कुछ? और कुछ नहीं है। शनि की दृष्टि है, एक मैलेफिक प्लैनेट है। एक मैलेफिक है तो हम मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी शनि की क्वालिटी क्या, कि ये व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से, अपने वेल्थ से सुख मिलने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे मिलेगा, डीले से मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। एक क्वालिटी अपनी वो ऐड तो करेगा। फिर ये व्यक्ति मैक्सिमम वेल्थ कहां से जनरेट कर सकता है? कौन से हाउस से जनरेट करेगा ये व्यक्ति? वेल्थ का घर दूसरा, अब ध्यान से सुनना, वेल्थ का घर दूसरा। घर, वेल्थ के घर के ऊपर जो भी प्लैनेट का एस्पेक्ट आएगा या उसमें बैठा होगा, वो जो जो घरों को कनेक्ट कर रहा है उससे वो वेल्थ जनरेट करेगा। मैंने हिंट दिया अभी। अभी बताओ,
ये व्यक्ति की मैक्सिमम वेल्थ कौन से हाउस से जनरेट होगी, ये मेरा सवाल है। 8th हाउस। थर्ड हाउस और सेकंड हाउस। मैंने ये जोड़ा कि सेकंड हाउस पे अपने जो पहले बोले थे कि वीनस की दृष्टि है उस पे, और वीनस उच्च का है, तो उसके लिए 2 हाउसेस लिए मैंने। वो बराबर लिया है, वो बराबर लिया है, लेकिन वीनस उच्च का है 8th हाउस में, तो 8th हाउस का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो ये व्यक्ति की जो भी वेल्थ जनरेट होगी उसके अंदर 8th हाउस का हाईएस्ट रोल रहेगा, क्योंकि 8th हाउस में वीनस उच्च का है जो सबसे पावरफुल है। मंगल के एंगल से देखो तो मंगल मित्र की राशि में है, सूर्य भी मित्र में है, लेकिन वीनस उच्च का है। तो ये व्यक्ति वेल्थ कैसे जनरेट करेगा, एक तो 8th हाउस से जनरेट करेगा। अब जो वीनस के घर आप बोल रहे हो वो भी परफेक्ट है पॉइंट, 3rd हाउस एंड 10th हाउस, तो 8th हाउस से, लेकिन 8th हाउस से कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस करके वीनस ज्वाइंट हुआ है। 10 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है, एंड 3rd हाउस क्या, कमीशन, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन, कमीशन, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन में जुड़ा रहेगा, उससे जुड़ा हुआ कर्म करेगा, उसमें 8th हाउस तो होना ही चाहिए। ये तीनों चीज अगर मिलेगी तो ये व्यक्ति अच्छे से वेल्थ जनरेट कर पाएगा। आया समझ में? जो इधर हो रहा है, इधर बता रहा है कुंडली, वही जीवन में हो रहा है। अब सूर्य का क्या रोल, सूर्य है 1st हाउस का लॉर्ड, देख रहा है 2nd हाउस को। 1st हाउस खुद मतलब सेल्फ, अपने खुद को जनरेट करना पड़ेगा, इतना आसानी से इजीली कुछ मिलने वाला नहीं है। सेल्फ एफर्ट, 1st हाउस खुद को जनरेट करना पड़ेगा। और मंगल के घर कौन से, 4th हाउस एंड 9th हाउस। 4th हाउस वास्तु, प्रॉपर्टी, 9th हाउस कंसल्टेशन, एडवाइजरी। हमने क्या पकड़ा अभी, इधर 2nd हाउस के ऊपर प्लैनेट के कारक तत्वों को भी लिया, और जो घर को रूल कर रहे हैं उसका भी रोल क्या है वो भी हमने लिया। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली उसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो। बस बाकी तो ठीक है ओवरऑल। अब कौन सी दशा में अच्छा पैसा मिलेगा, कौन सी दशा में पैसा नहीं मिलेगा, उसको कैसे स्टडी करेंगे। मान लो अब मुझे मर्क्यूरी की दशा में ही देखना है फॉर एग्जांपल, डिविजनल चार्ट है, अंतरदशा के लिए यूज करेंगे। मर्क्यूरी का मैंने दशा लगन कुंडली बनाया, मर्क्यूरी के दशा लगन कुंडली में वीनस है 2nd हाउस में, दशा लगन कुंडली में वीनस 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस पैसे को एक्टिव कर रहे हैं। अब वही वीनस आप D2 में देखो तो कहां पर है, 8th हाउस में है, उच्च का है, तो 2 एंड 8 का कनेक्शन हुआ, वहां पर वो दिखा रहा है कि वेल्थ आएगी, यहां पर क्या दिखा रहा है, 8th हाउस से आएगी। तो वीनस की अंतरदशा में ये व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, इनहेरिटेड पैसा, भले अमाउंट जो भी हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, बट इनहेरिटेड अनअर्न्ड मनी इसको मिलेगा। आपने ये दशा लगन बनाया है, दशा लगन मर्क्यूरी का, क्योंकि अभी मेरी मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, उसमें आपने अंतरदशा देखा। मर्क्यूरी की महादशा में दशा लगन कुंडली से हम क्या देखते हैं, अंतरदशाओं को देखते हैं। तो दशा लगन कुंडली में वीनस बैठा है 2nd हाउस में, इनफैक्ट वीनस, मंगल और सूर्य तीनों 2nd हाउस में बैठे हैं, और वही तीनों प्लैनेट अगर आप D2 में देखो तो 8th हाउस में बैठे हैं। यानी शुक्र, मंगल और सूर्य की अंतरदशा में अनअर्न्ड मनी मिल सकता है, या अगर ये व्यक्ति 8th हाउस के काम में जुड़ा हुआ है तो 8th हाउस से भी अच्छी इनकम, अच्छी वेल्थ कमा सकता है। अगर 8th हाउस से नहीं जुड़ा हुआ है तो इनहेरिटेंस में आएगा पैसा। इनहेरिटेंस मतलब फादर की तरफ से भी आ सकता है, ससुर जी की तरफ से भी आ सकता है, इन लॉज है, 8th हाउस इन लॉज का भी है, तो फादर गिन लो, मदर गिन लो, या फिर इन लॉज गिन लो, उनके साइड से भी आ सकता है, अनअर्न्ड मनी है। अच्छा, वाइफ का 2nd हाउस है, तो ये टाइम पीरियड में अगर वाइफ अर्निंग है तो वो भी अच्छी इनकम कमा सकती है। अल्टीमेटली ये व्यक्ति को 8th हाउस से जुड़ा हुआ पैसा ये 3 अंतरदशा में आएगा आएगा और आएगा। अगर खुद 8th हाउस में है तो फिर ज्यादा सवाल नहीं है, 8th हाउस से अपना खुद का ही अर्निंग होगा। अब पैसा जाएगा कब, ये सब कैसे डिसाइड होता है। मान लो दशा लगन कुंडली में कोई अंतरदशा का प्लैनेट 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठा है,
और वही प्लैनेट यहाँ पर D2 में भी छठे, 8वें और 12वें में बैठा हो तो उधर से भी लॉस इंडिकेट हो गया, इधर से भी लॉस इंडिकेट हो गया। तो दोनों जगह से हमको पता चल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति को लॉस होने की पूरी संभावना है।